नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल राजदान, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हमारे फेसबुक लाइव में हमारे साथ हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के जाने माने दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर सौम्या मित्तल, हैविंग मोर देन 15 years of experience. He is a neurophysician. Welcome sir, welcome in our Facebook live. नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कॉमन जो सब लोग कंप्लेन करते हैं, दैट इज हेडेक, सर दर्द। अक्सर हमने देखा बहुत लोग सर दर्द करते करते बहुत सारी मेडिकेशंस खा लेते हैं। आज हम सर से इसी के लिए बात करते हैं। सर, ये हेडेक तो सुना, बट हमने सुना इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग किस्म का रहता है ये। देखिए, कॉमन चीज़ है सर दर्द होना, और सर में जो दर्द होता है वो अलग अलग लोकेशंस पे हो सकता है और अलग अलग वजहों से होता है। तो जो लोकेशन है कि किस जगह आपको सर में दर्द हो रहा है, आँख में, ये सर के साइड में हो रहा है, पीछे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, आँख में हो रहा है, कान में हो रहा है, तो अलग अलग जो इसकी जगह हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन सा टाइप है, फिर किस टाइप का दर्द हो रहा है, कि उसमें भारीपन है या एक चुभन है। तो ये अलग अलग टाइप का वो दर्द होते हैं, कितनी देर रह रहा है। तो ये अलग अलग हमारे पेन के, हेडेक के डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि किस टाइप का पेन है। और ये हमें, जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है, तो वो हमें पता करना होता है कि क्या है। और वो जितना अच्छा एक पेशेंट बता सकता है, उतनी अच्छी हमारी डायग्नोसिस बनती है। और बहुत बार उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट जो काफ़ी बार ओवर इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, ओवर ट्रीटेड होते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हेडेक एक कॉमन समस्या होती है हमारे पास ओपीडी में। जैसे पेशेंट आते हैं, जी हेडेक क्या हुआ, जी नॉर्मल सर में दर्द है। नॉर्मल दर्द नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल दर्द। आपका दर्द अगर है तो उसकी कोई वजह है, क्यों है, क्या है, वो देखने वाली बात है। उसको समझना पड़ेगा कि क्या वजह है। हर चीज़ में दर्द है, पर उसकी वजह क्या है वो अलग है, और उस वजह के हिसाब से, उस वजह की को देख के हमें उसका ट्रीटमेंट एक अलग मिलेगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी कि आपका हेडेक किस टाइप का है, कहाँ पे है, उसकी डायग्नोसिस क्या बन रही है, और उस हिसाब से आपको इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वरना दवाइयाँ बहुत सारी हैं, और दर्द की दवाई है, कहीं ना कहीं आप पे बॉडी पे असर करेगी। तो आपका हेडेक किस टाइप का है ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमें आप ही से बेस्ट बताते हैं जब आप हमारे पास ओपीडी में आते हैं। सर, तो कुछ आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने टाइप्स का हेडेक होता है। देखिए, हेडेक्स अलग अलग टाइप के हैं, और अगर हम उसको देखें लोकेशन के साथ, कॉमनली जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन होना, माइग्रेन एक बहुत कॉमनेस्ट एक हेडेक की बीमारी है। और मुझे लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जिनको हेडेक कभी ना कभी हुआ है, और ज़्यादातर उनको यही बोला जाता है कि आपको माइग्रेन हुआ है। माइग्रेन टिपिकली जो होता है वो ज़्यादातर साइड में होता है, और एक जिसको कहना है नस जैसा दर्द होता है, ढप 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 ऐसा दर्द होता है, जो आपका कम से कम 4 घंटे चलता है, कभी कभी 2 से 3 दिन भी चल जाता है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग सिम्टम भी होते हैं, जैसे साथ में उल्टी हो सकती है, या उल्टी का आभास हो सकता है कि उल्टी हो जाएगी। धूप में निकलने से या आवाज़ होने से आपका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। तो अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे परफ्यूम की स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है, कि जैसे उनके आसपास से कोई परफ्यूम लगा के निकल गया तो उनका हेडेक बढ़ जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये आपको अपने सिम्टम देखने होते हैं। दूसरी ऐसी होता है एक टेंशन हेडेक। अब टेंशन हेडेक में क्या होता है कि जो इसका हेडेक है वो फ़र्क है। यहाँ पे हमारे माइग्रेन हेडेक था कि उसको ढक ढक हो रहा है, यहाँ पे एक भारीपन का आवाज़ होता है कि सर में भारीपन सा हो रहा है। अब ये अलग अलग हेडेक हैं, और काफ़ी अलग अलग वैरायटी होती है। क्लस्टर हेडेक होता है, उसमें आँख में आपको हेडेक होता है, एक शूटिंग पेन होता है। तो अलग अलग हेडेक है, पर ये अलग अलग स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि एक टाइप का हेडेक दूसरे टाइप के हेडेक में दोनों डायग्नोसिस में मिक्स नहीं होगा। आपका जो माइग्रेन का पेशेंट है उसको ये ढप ढप के साथ सिर्फ हेवीनेस भी हो सकती है, कभी कभी सिर्फ हेवीनेस होती है, ढप ढप बहुत रेयर होता है। तो ये चीज़ आपका मिक्स हो सकता है। तो ओवरऑल पूरा सिंड्रोम देखना पड़ता है कि क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, तभी आपकी एक टोटल डायग्नोसिस बनती है। सिर्फ एक हेडेक का सिम्टम
डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। आप उसी की वजह से परेशान हैं, तब बाकी सारी चीज़ें भी देखना आवश्यक है। सर कॉज क्या है इस हेडेक का, किस वजह से होता है? अलग अलग टाइप के हेडेक्स हैं और हर टाइप का एक वजह अलग है। अगर हम जो मैंने अभी बोला माइग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, ये जिसको मेडिकली बोलते हैं प्राइमरी हेडेक है। इसमें अगर आप अपना स्कैन वगैरह देखेंगे आपको हो सकता है कुछ ना मिले। वहीं पे आपको पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो गया है तो भी आपको सिर में दर्द होगा, आपको ब्रेन का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, ये सारी चीज़ें भी आपको सर में दर्द दे सकती हैं। तो इनकी वजह अलग है और हर वजह के हिसाब से उनका एक मैकेनिज्म अलग है, उनका एक रीज़न ऑटोमेटिकली अलग लोग हो गया कि क्यों है। तो ये चीज़ वेरी करेगा ये देखने पे कि हमारी डायग्नोसिस क्या बनती है। तो उस हिसाब से हमारी जो ये चीज़ है कि क्यों हो रहा है, क्यों होना एक अलग अलग वो है। अगर माइग्रेन में बोले तो माइग्रेन बहुत क्लियर नहीं है, बट ये बोला जाता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें फुलाव हो जाता है तो उतनी देर आपको सर में दर्द होता है। दूसरी तरफ टेंशन हेडेक, जैसा नाम बोलता है, टेंशन बढ़ने से होता है। तो क्लस्टर हेडेक में आपके ऑटोनॉमिक फीचर्स आ जाते हैं जिसमें हमारी आँख लाल हो जाती है, तो उसका एक ऑटोनॉमिक कंपोनेंट है। ब्रेन हेमरेज में नस फट गई है, दिमाग में प्रेशर है क्योंकि ब्लड भरा हुआ है दिमाग में, तो उसकी वजह से हेडेक है। इन्फेक्शन में जो दिमाग की लेयर्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं तो वो परेशान कर रही हैं। इसको फ्रैक्चर हो गया, ट्रॉमा था, चोट लगी थी, स्कल का फ्रैक्चर हो गया, वो दिक्कत है। तो अलग अलग वजह और अलग अलग वजहों से अलग अलग मैकेनिज्म। सर बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं हेडेक के कारण बहुत सारी मेडिकेशंस घर में ले लेते हैं और रिपीट भी करते हैं, 3 आवर्स में आराम नहीं आया तो लोग एक और मेडिकेशन ले लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन मेडिसिन से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, किस हद तक वो जा सकता है? देखिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पेन किलर्स ओवर द काउंटर बड़े आराम से मिल जाते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं। और यही एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत बार लोग भी ये मान के कि नॉर्मल हेडेक है, डॉक्टर के पास आने के बजाय पहले एक नॉर्मल दवाई लेके देख लेते हैं, जब आराम नहीं आता तो मल्टीपल टाइम लेके देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि आपकी डायग्नोसिस इसमें डिले हो रही है। जैसे हमने कहा माइग्रेन भी है, टेंशन टाइप हेडेक है, तो दूसरी तरफ हमारा ब्रेन हेमरेज और ब्रेन इन्फेक्शन भी है। तो आप ये सोच के कि हमने बस एक दवाई खा ली है, वो नॉर्मल हेडेक है, ठीक हो जाएगा, आपका जो ब्रेन इन्फेक्शन और जो ब्रेन का हेमरेज है या स्ट्रोक है उसका ट्रीटमेंट आपका डिले होता जा रहा है, उसमें देर हो रही है। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि एक क्रूशियल डायग्नोसिस जिसका अर्जेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो डिले हो रहा है। पेन किलर्स अपने आप में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। नोन फैक्ट है कि किडनी डिसऑर्डर्स होती हैं, ये आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने से किडनी में असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने से अपने आप में हेडेक बनना चालू होता है कि बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है। तो जहाँ पे आप हेडेक की गोली नहीं खाते हैं आपको हेडेक आ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि जिसको हम बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। तो ये सारी चीज़ें भी हमें साथ में देखना होता है कि हमें क्या मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी चीज़, अगर पेन किलर लेना पड़ रहा है आपको रेगुलर में, तो रेगुलर पेन किलर लेने से अच्छा है कि हम उसमें एक रेगुलर मेडिसिन चालू करें जो पेन किलर नहीं है पर जो ओवरऑल हेडेक को सप्रेस करेगी। और जो हमारी डायग्नोसिस बननी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए ब्रेन इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप हेडेक की गोली खाते रहोगे हो सकता है वो आधे घंटे 2 घंटे सप्रेस हो जाए, और जब तक आपकी वो डायग्नोसिस बन के वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक चालू नहीं होती, और वो भी अलग अलग इन्फेक्शन में अलग अलग एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक सारे इन्फेक्शन को कवर नहीं करती है, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा नहीं देगी, हम बस उसको डिले कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अपने जगह ज़रूरी है कि हम अपनी डायग्नोसिस की तरफ बढ़ें और बस एक ओवर द काउंटर मेडिसिन खा के उसमें रुक ना जाएं। आराम आ सकता है पर कभी कभी परेशानी भी बन सकती है। राइट सर, क्या हर टाइप के हेडेक में सीटी होना ज़रूरी है? देखिए ऐसा नहीं है कि हर टाइप के हेडेक में सीटी होना ज़रूरी है, वो है, पर उसमें बहुत डिपेंड करता है कि हमारा हेडेक किस टाइप का है। क्योंकि हेडेक जो है वो उसकी जो हिस्ट्री हमें मिलती है कि पेशेंट को क्या क्या हुआ, उससे पहले क्या क्या सिम्टम हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस बनाने में। और फिर भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है। अगर हम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर हम माइग्रेन देखें, जो पेशेंट्स को माइग्रेन है वो जानते हैं कि उनको हेडेक के साथ वॉमिटिंग होती है,
और वो बहुत सिवियर वॉमिटिंग होती है। पर जैसे हम कहें, आप कहेंगे रिपीट करें, पर ब्रेन इन्फेक्शन है या ब्रेन हेमरेज है, उसका भी सबसे कॉमन साइन और सिम्टम यही होता है कि पेशेंट को सर में दर्द हो रहा होता है और वॉमिटिंग हो रही होती है। तो कहीं कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये जानना कि क्या हम सिंपल माइग्रेन डील कर रहे हैं या क्या हम साथ में ब्रेन हेमरेज डील कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एक जो हिस्ट्री होती है कि पेशेंट को कब से हेडेक है, क्या उसमें सिम्टम्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब देखना ज़रूरी होता है। और तभी हम एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हमें सीटी या एमआरआई की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है कि फिजिकल जब हम क्लिनिकली क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल बिल्कुल तभी। बिल्कुल, क्या हम फिजिकल एग्जामिनेशन एंड साथ में जो हमारी पेशेंट बताते हैं कि हमें हेडेक कैसे हो रहा है और उसके साथ क्या फीचर्स हैं, वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि क्या हमें सीटी या एमआरआई की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कभी कभी हमें एक ओवरऑल सेफ्टी प्रिकॉशन पे भी करना पड़ता है। रिसेंटली हमारे एक पेशेंट थे, वो बाहर कहीं दिखा रहे थे, 50 ईयर्स के मेल थे, जेंटलमैन थे। ये इनको हेडेक चल रहा था कुछ 5 से 7 साल से, और हेडेक होता था, साथ में वॉमिटिंग होती थी, 2-3 दिन होता था, बार बार होता था। तो उनको डायग्नोसिस दे दी कि माइग्रेन है। जब हमारे पास पहुंचे तो एग्जामिनेशन में उनकी आंखों में थोड़ा सा हमें डिफेक्ट लगा कि उनकी जो आंखें वो निस्टैग्मस है, जिसमें उनमें फ्लक्चुएशन है। तो उनको हमने जब एमआरआई करा उनका, तो उसमें ब्रेन ट्यूमर निकल के आया। तो ये आप सोचिए कि ये चीज़ अगर हम एमआरआई के बिना नहीं पकड़ पाते, इट इज़ समटाइम्स वेरी कंफ्यूजिंग, समटाइम्स इट इज़ वेरी वेरी मैचिंग, दोनों चीज़ें एक सी नज़र आ रही हैं। तो कभी कभी वो चीज़ हमें जहाँ पे सस्पेशन लगता है वहाँ पे हमें देखना पड़ता है। बट उसमें जैसे हमने कहा, हमें वो जो आई साइन मिला कि हाँ यहाँ पे निस्टैग्मस है, आँख जो है बार बार हिल रही है, वो हमें क्लू दे उसने दिया कि ये शायद माइग्रेन से कुछ और एक्स्ट्रा है। तो उसको हम ओवर इन्वेस्टिगेट, उसको हम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। पर हाँ, डेफिनेटली डिपेंड करता है कि क्या हमारी प्रोविजनल डायग्नोसिस बन रही है। अगर हम माइग्रेन लें, माइग्रेन में हमारे कराने का, सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट क्या अगर डॉक्टर को लगता है कि वहाँ पे हमें कुछ मिमिक मिल रहा है, वहाँ पे हमें कोई मैचिंग डायग्नोसिस हो सकती है, तो कभी कभी माइग्रेन में भी हेडेक और सीटी और ये हमारे और सीटी स्कैन कराने पड़ जाते हैं। ओके सर, बहुत बार हमारे जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से मुझे हेडेक हो रहा है या हेडेक की वजह से मेरा बीपी हो रहा है। ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, और उसका तरीका यही है कि जिस समय सर में दर्द ना हो रहा हो उस समय ब्लड प्रेशर चेक किया जाए। अगर उस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और वो उनको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर अपने आप में बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और उससे भी सर में दर्द हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को डेफिनेटली हमें टारगेट करना है, उसको देखना है। डेफिनेटली हेडेक के दौरान, किसी भी पेन के दौरान, सिर्फ हेडेक नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि अगर हमें लग रहा है कि एक्यूट चीज़ नहीं है तो हम उसमें वेट करें, दवाई लें, उसमें दर्द को सेटल होने दें, और उसके बाद बिना सर दर्द के एक बार ब्लड प्रेशर चेक करें, जो ज़्यादातर मिस हो जाता है। क्योंकि लोग ऑन एन एवरेज जिस समय सर में दर्द हो रहा हो तभी अपना आपको एवेल्यूएट कराने की कोशिश करते हैं, उसके बिना वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता नहीं है तो पता नहीं चलता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें देखनी चाहिए। सर, हेडेक को दूर करने के लिए कुछ प्रिवेंशंस आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमारा हेडेक क्यों है वो हमें देखना है। जैसे हमने माइग्रेन में बोला कि लाइट से, स्मेल से, साउंड से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ें हमें कम करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके माइग्रेनियर्स अगर देखें तो बहुत बार अवॉइड करते हैं, दे ट्राई टू बी इन अ डार्क रूम, कि अंधेरे में रहते हैं उससे हमें दिक्कत नहीं होगी। आवाज़ को, लाउड म्यूज़िक को, पार्टीज़ को हमें उस हिसाब से, अपने हिसाब से जाना चाहिए कि भाई ये इस पार्टी में, इस हॉल में, इस जगह सबसे ज़्यादा साउंड है, उसको अवॉइड करें, थोड़ी दूसरी जगह रहें ताकि वो आपको ट्रिगर ना करें। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स है तो आप किसी से बोल सकते हो, खुद अवॉइड कर सकते हो, और किसी से बोल सकते हो या उस जगह को अवॉइड कर सकते हो जहाँ पे स्मेल है। तो ये चीज़ें हैं। आपके बहुत सारे अलग अलग ट्रिगर हो सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे कॉफ़ी पीने से सर में दर्द हो जाता है, तो मैं कॉफ़ी और चॉकलेट नहीं लेता हूँ। तो आपको अपना इंडिविजुअल ट्रिगर पकड़ना पड़ेगा कि मुझे क्यों हो रहा है। कुछ लोग, अगर खाने पीने की बात करें, चाइनीज़ फूड से बहुत लोग एलर्जी होती है। काफ़ी लोग हैं जिनको अलग अलग दालों से, अरहर की दाल हो गई, किसी को अरहर की दाल से प्रॉब्लम है, किसी को चने की दाल से प्रॉब्लम है, किसी को छोलों से प्रॉब्लम है।
तो यू हैव टू पिकअप कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अभी हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर होने से ज़्यादा होने से भी रेगुलर हेडेक है होता है। और बहुत बार होता है कि जहाँ पे हम हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं वहाँ पे हेडेक सेटल करता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है तो हम उसके लिए मेडिसिन दे सकते हैं ताकि आपका एक रेगुलर, जो पेन किलर नहीं है, ताकि आपका एक रेगुलर हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। और ये अलग अलग फॉर्म्स में आती है। टैबलेट भी हैं, जब टैबलेट फेल हो जाती है तो अब नए इंजेक्शन भी आए हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ओवरऑल उस हिसाब से प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन कहलाती हैं ये। तो वो आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सी आपको ज़रूरत पड़ रही है और किस उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम रिसेंटली नर्व ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, तो नर्व ब्लॉक्स में हम पर्टिकुलर नर्व्स को ब्लॉक करते हैं, वहाँ पे इंजेक्शन देते हैं ताकि वो चीज़ आपको रिलैक्स दे। वो हमें एक पीरियड देती है ताकि आपका दवाई जो है वो असर करे। तो हम नर्व ब्लॉक्स ऑलमोस्ट काफ़ी रेगुलरली यहाँ पे कर रहे हैं एंड इट हेल्प्स अ लॉट। अगर हम ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक की बात करें, मेंटल नर्व ब्लॉक की बात करें, मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक की बात करें, इट डज हेल्प अ लॉट और बहुत आराम आता है इन पेशेंट्स को एंड इट इज़ क्वाइट रिलीविंग। एंड इट इज़ आपको नर्व ब्लॉक देने के बाद आप विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं जी बहुत आराम आ रहा है। एंड देन जो बाकी आपकी रेगुलर मेडिसिन हैं वो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें, इसमें आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, बहुत हेल्प मिल सकता है। मीन्स सर ये एक नया ट्रीटमेंट का तरीका है इसके लिए, बिकॉज पहले हम पेन किलर सुनते थे, टैबलेट, फिर इंजेक्शन फॉर्म, नाउ दिस इज अ न्यू नर्व ब्लॉक। देखिए, आई nerve वोंट block. एग्जैक्टली से इट इज़ न्यू, बट सीधी बात है कि इंजेक्शन देने से पहले हर आदमी टैबलेट खाना चाहता है। तो पीपल ट्राई टू गो देयर फर्स्ट, बट डेफिनेटली ये चीज़ अब जो हमारी रिसर्च आ रही है वो कह रही है कि टैबलेट के साथ साथ अगर आप ये साथ में इनिशियली ही स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और बहुत जल्दी रिलीफ आता है। अगर मैं टैबलेट दे रहा हूँ मुझे रिस्पॉन्स देखने में कम से कम 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि मैं कौन सी टैबलेट दे रहा हूँ। यहाँ पे ये इमीडिएटली हमें एक असर देना चालू कर देती है, तो पेशेंट को एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। और वो अपने आप में पेन की साइकिल तोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें होता ही नहीं। पेन ऐसी चीज़ है, अगर आपको पेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो अगली बार आपको पेन के लिए उतना स्टिमुलस नहीं चाहिए। अगर मैं जा रहा हूँ, मुझे 12 बजे की धूप में जाके सर में दर्द होता है, अगली बार अगर आपको रेगुलर चल रहा है तो हो सकता है 8 बजे तक की जो धूप होती है उसमें भी आपको हेडेक ट्रिगर हो जाए। आपका जो स्टिमुलस होता है वो उतना शार्प नहीं चाहिए होता है। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसका पेन जो है वो जितनी जल्दी हो सकता है उसको तोड़ें। जितनी जल्दी हम वो पेन को रिलीव करते हैं उतनी जल्दी वो साइकिल ब्रेक होती है। तो उसके लिए अगर हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है जो अनफॉर्चुनेटली आउटसाइड ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो वो पेशेंट से बस पहुँचता नहीं है। अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो एक जल्दी रिलीफ मिलता है और पेशेंट को ज़्यादा अच्छा आराम मिलता है। जो हम उसके बाद टैबलेट देते हैं उसका ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो प्रॉब्लम यही होती है कि ऑन एन एवरेज लोग या तो ओवर द काउंटर, जैसे हमने कहा, दवाई ले लेते हैं दवाई की दुकान से, या इधर उधर कहीं दिखा लेंगे और वो जिस बंदे को पता ही नहीं कि नर्व है कहाँ पे, वो ऑब्वियसली नर्व ब्लॉक नहीं दे सकता। तो वो चीज़ आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात करनी ज़रूरी है उसके लिए कि क्या हम नर्व ब्लॉक का ऑप्शन सूटेबल भी है। हर हेडेक में नर्व ब्लॉक देना ज़रूरी नहीं है। इट हैज़ टू बी सेलेक्टेड, द पेशेंट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे फ़ायदा नहीं भी मिलेगा। तो आपको वो चीज़ जो कर रहा है उससे आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या हमें ये करने से फ़ायदा मिलेगा। सर, आपकी तरफ से एक कोई अलार्मिंग साइन पेशेंट के लिए कि वो अब इस अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली ले कि ये हेडेक जो है, अब मुझे इसके बारे में, मतलब अब ये मेडिसिन घर में खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो मुझे भाई निकलना ही पड़ेगा, किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखाना ही पड़ेगा। वो साइन जो पेशेंट घर में पकड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात है कोई भी हेडेक, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक पर्टिकुलर साइन है, कोई भी हेडेक है आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ही है, दिखाना ही चाहिए। है नहीं पर चाहिए, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आप एक सही डॉक्टर से इलाज नहीं लेते तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वो जब आपका बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा कि साइकिल जो है वो मेंटेन हो जाएगी, तो डेफिनेटली अगर आपको हेडेक हो रहा है तो यू हैव टू विजिट। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो 2 चीज़ें मैं कहूँगा, एक नहीं 2 चीज़ें कहूँगा। पहली बात, अगर आपका हेडेक बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, जिसका कहेंगे महीने में 10 दिन टोटल, ज़रूरी नहीं कि आपको कंटिन्यूस 10 दिन हो,
आपको 2 दिन आज हुआ, 2 दिन अगले हफ्ते हुआ, 2 दिन अगले हफ्ते हुआ, वैसे करके भी आपके टोटल 10 दिन अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आपको एक रेगुलर दवाई करी जा सके कि ये हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम हो सके। और दूसरी चीज़, अगर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है कि एकदम से हाथ या पैर में कमज़ोरी आ गई, आँखों में जैसे हमने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है, बोलने में ज़बान लड़खड़ा रही है, चेहरा टेढ़ा हो गया है, ये दूसरा फीचर है जहाँ पे आपको डेफिनेटली नहीं सोचना चाहिए कि हम दवाई खा के देख लेते हैं। अगर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट आ रहा है, इमीडिएटली आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही मिलना है, उसमें आपको रुकना नहीं है। दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि अगर कुछ है फ़ौरन पकड़ना है, इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच सर, Thank थैंक्स you. अ लॉट। Thank you. आपने देखा किस तरीके से सिंपली सर ने हेडेक के बारे में हमें समझाया, हमें टाइप्स के बारे में बताया, कॉज क्या है, क्या दिक्कत हो सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकती है, हमारा ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि सर ने अभी नर्व ब्लॉक्स के बारे में भी बताया। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेडिकल स्टोर से ओवर मेडिकेशन लेते लेते अपने आप को ख़राब ना करें। जितना जल्दी हो सके एक न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं। जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना ही बेटर ट्रीटमेंट आपका हो पाएगा। थैंक यू सो मच। जो कोई क्वेश्चन हो आपका, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें और अपना क्वेश्चन लिखें। हम ज़रूर आपको कॉल करके आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू। थैंक यू।